हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सही स्वस्थ होंगे। तो आज बेसिकली एक कैंडिडेट के द्वारा हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजा गया है, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, IBM 1401 इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। यहाँ पे बात की है कि हमारे पास जो IBM का 1401 हमारे पास जो सिस्टम था वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता था। तो एज पर ऑप्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। ये हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि जो हमारे पास IBM के सिस्टम थे और बेसिकली जो हमारे पास 1400 की जो सीरीज़ थी वो हमारे पास कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है, वो सेकंड जनरेशन को बिलोंग करती है। बाकी देखो, अगर सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में जैसे हमने पढ़ा था कि सर सेकंड जनरेशन हमारी स्टार्ट कब से कब तक हुई थी, तो 1956 से ही हमारी 63 के बिटवीन हमारे पास कौन सी जनरेशन थी, हमारी कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन हमारी स्टार्ट हो गई थी। बाकी इसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी, क्योंकि जैसे हम IBM 1401 की बात करें तो ये हमारे पास IBM का जो 1401 सिस्टम था ये हमारे पास 1959 में आया था। तो ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि IBM 1401 कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे सेकंड चलो इसका राइट आंसर हो गया। पर इन फ्यूचर पूछ लिया जाए कि बताओ कि ये कौन से ईयर में बना था, तो यहाँ पे 1959 में बना था। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IBM में या फिर जो आपकी सेकंड जनरेशन की जो सीरीज़ थी कंप्यूटर की, वो कौन से सन के बिटवीन, मतलब कौन से ईयर के मतलब इर्द गिर्द थी, तो 1956 से 1963 के आसपास जो हमारे सिस्टम बने थे वो सारे के सारे हम सेकंड जनरेशन के अंदर रखते हैं। बाकी सेकंड जनरेशन में हम 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस किए थे कि जब भी सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था, किसके साथ, ट्रांजिस्टर्स के साथ हमने रिप्लेस कर दिया था। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंड जनरेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर का हम एज अ मतलब एज अ जो भी हमारे पास इक्विपमेंट था या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम था उसमें हम ट्रांजिस्टर्स का हम यूज़ करते थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या होते थे हमारे पास, एक स्मॉल साइज़ के होते थे, फास्ट होते थे और ज़्यादा रिलायबल होते थे। तो इसीलिए हम क्या करते थे, वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाते हैं, लाइक जैसे हम सेकंड जनरेशन से पहले इसमें क्वेश्चन मैंने पुट किया था आपको कि आप बताओ कैसी कौन सी जनरेशन थी जिसने हमारा जो था वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म किया, तो वो हमारी सेकंड जनरेशन बन जाती है। क्योंकि जब हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, या फिर समटाइम इसको हम फ्लास्क डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इनको रिप्लेस किसने किया, सेकंड जनरेशन में रिप्लेस किया किसके द्वारा सर, ट्रांजिस्टर्स के द्वारा इनको रिप्लेस किया गया। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। बाकी फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम होते थे, लाइक जो हमारे पास ENIAC था या फिर जो हमारे पास यूनिवैक था, तो ये सारे हमारे सिस्टम मतलब किससे बने थे, हमारे वैक्यूम ट्यूब से ही हमारे सारे के सारे बने थे। तो सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी जैसे हम सेकंड जनरेशन की बात कर ही रहे हैं या फिर थर्ड जनरेशन की हम बात करते हैं, सेकंड के बाद थर्ड जनरेशन भी यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो थर्ड जनरेशन मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि थर्ड जनरेशन में हमारे आईसीज वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे। और आईसी जो हमारे आए थे, तो आईसी को जिन्होंने बनाया था उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इन्वेंट द आईसी। तो आपने याद किया था कि हम सर जैक किलीबी के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था, जो हमारे आईसीज़ थे, जो कि हमने थर्ड जनरेशन में पढ़े थे, तो वहाँ पे इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। बाकी फोर्थ जनरेशन में हम सभी को पता है, हमने यूएलएसआई और वीएलएसआई के बारे में पढ़ा है। जबकि इसके अलावा हम आगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम एआई वगैरह का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। या फिर एआई भी नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा यूएलएसआई आप कौन सी जनरेशन में पढ़ते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो भी आप फिफ्थ जनरेशन में पढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट वही हैं जो हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचना है कि हाँ सर हमने ये पढ़े हुए हैं तो हम इनको निगलेक्ट कर देंगे। बाकी इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो यहाँ से आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुट करता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल आता है IBM का 360 कंप्यूटर, तो ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, तो ये हमारा थर्ड जनरेशन को बिलोंग करता है। इसके अलावा यूनिवैक और ENIAC ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट जनरेशन के हमारे कंप्यूटर आ जाते हैं। इसके अलावा पूछा आता है कि एक हमारे पास सिस्टम आता है परम। तो जो हमारे पास परम एक सुपर कंप्यूटर है ना, सभी को पता है परम हमारा सुपर कंप्यूटर है। ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है ना। तो समटाइम ऑप्शंस में फोर्थ लिखा होता है, समटाइम ऑप्शन में आपका फिफ्थ ऑप्शन में लिखा होता है। तो एज पर जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टिक करेंगे कि परम हमारा जो सुपर कंप्यूटर था वो चौथी या फिर पाँचवीं श्रेणी कंप्यूटर में वो बिलोंग करता था। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से बनते हैं, इनको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे,
विच फंक्शन रिटर्न द रैंक ऑफ ए नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन एम एस एस एल 2019। यहाँ पे बात की है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्याओं की सूची में संख्याओं को रैंकित कर देता है। मतलब अगर आपको रैंक बनाना है, रैंक करना है, तो रैंक करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और ये किसकी बात करें, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, है ना। एक्सेल में आपके पास कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रैंकिंग करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा रैंक एवरेज फंक्शन। तो बी आपका यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। होता है क्या है, जब आप एक्सेल में पढ़ते हो कि आपको किसी मतलब रैंक में किसी नंबर को यूटिलाइज़ करना है, तो इसके लिए आपको रैंक एवरेज या फिर इसके अलावा एक और फंक्शन आता है, ये शायद पुराने उसमें आपने पढ़ा होगा, रैंक ई क्यू करके। तो ये दोनों क्या करते हैं बेसिकली, रैंक रिटर्न करने का काम करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर लिस्ट के अंदर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। कई बार रैंक ई क्यू दे रखा होता है और कई बार रैंक एवरेज दे रखा होता है। तो दोनों का राइट आंसर क्या बन जाएगा, कि यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर तभी पुट करता है जब आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होती है, तभी वो क्वेश्चन पुट करता है। और आपको ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी देखो इसके अलावा मिलती जुलती और क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। लाइक जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, एक्सेल में जो पूछा जाता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल की वैल्यूज़ ऐड करनी है, लाइक आपके पास एक पर्टिकुलर सेल ऑफ रेंज की वैल्यूज़ है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 ऐसे करके डाटा है। अगर आपको इन सभी को प्लस करना है, तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये बेसिकली जब आप अर्थमेटिक फंक्शंस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सम फंक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं, काउंट पढ़ा है, काउंट इफ पढ़ा है ना। तो काउंट इफ क्या काम करता है, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पुट कर देता हूँ, क्या बताओ काउंट इफ क्या काम करता है। तो काउंट इफ करता है कि ये बेसिकली आपकी कंडीशन के बिहाफ पे किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को काउंट करता है। जैसे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, काउंट ई फंक्शन। देखो काउंट हमने पढ़ा हुआ है, काउंटा पढ़ा हुआ है ना, जहाँ पे हम एक जगह हम न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करते हैं, एक जगह हम न्यूमेरिक प्लस टेक्सचुअल जो भी डाटा है उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमने काउंट और काउंटा के बारे में पढ़ा हुआ था। पर एक फंक्शन आता है काउंट ई फंक्शन। ये क्या करता है, ये बेसिकली वैल्यूज़ को काउंट तो करता है, पर कैसे काउंट करता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बिहाफ पे, है ना। क्राइटेरिया बोल लो या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर हमने कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। क्राइटेरिया नहीं बोलना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो, पर्टिकुलर हमारे पास सर कोई एक कंडीशन थी, उस कंडीशन के बिहाफ पे हमने क्या किया, वैल्यूज़ को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कौन करता है, वो काउंट ही फंक्शन स्टार्ट करता है। एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम कि लाइक जहाँ से आपके पास वैल्यू यहाँ पे 10, 20, 30 और 40। अब मैंने यहाँ पे भी सिंपल बोला काउंट इफ़, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ऐसी वैल्यू आप काउंट करो जो कि आपके 20 से बड़ी है ना। या तो 20 से बड़ी है, मैंने बराबर नहीं बोला, यहाँ पे मैंने बोला 20 से बड़ी है। तो 20 से बड़ी कितनी वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू है। तो इस टाइम पे मुझे आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पे आंसर मुझे रिटर्न में मिल जाएगा, क्योंकि काउंट इफ क्या करेगा, वो चेक करेगा, आपने कंडीशन दी है कि वैल्यू जो है 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो 20 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक 30 और 40 है, मतलब दो ही वैल्यू हमारे पास हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा हमने एक्सेल में और भी काफ़ी फंक्शन पढ़े हुए हैं, लाइक हमने लार्ज फंक्शन या फिर सॉरी मैक्स फंक्शन पढ़ा हुआ है ना। मैक्स क्या करता है, जो आपको हाईएस्ट वैल्यू होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास एक मैंने वैल्यू दे दी, ये आपको मैंने एक एरे दे दिया। इस एरे के अंदर मैं बोला आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करोगे। तो मैक्स फंक्शन मान लेते हैं ये हमारे पास A1 से लेकर आपका 2, 3, 4 है ना, A4 तक हमारे पास रेंज आ गई। A1 से लेकर A4 मैंने यहाँ पे रेंज दे दी। तो इस टाइम पे इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो सर इसका राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा 40, क्योंकि इस रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास 40 यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू थी। तो ये हमारा जो मैक्स फंक्शन है वो यहाँ पे काम करता है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे पीएमटी फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे पास काउंट है, जो काउंट करता है सिर्फ नंबर्स को, है ना। ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं जस्ट आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आप कोई चीज़ें भूल जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज होती रहे। लाइक जैसे हमने काउंट पढ़ा था, काउंट फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके ओनली नंबर्स को काउंट करता है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही ये काउंट करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हमारे पास एक काउंटा फंक्शन आता है ना, काउंटा फंक्शन आता है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एनी
नॉन एम्प्टी सेल मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी ही होगी। तो एनी नॉन एम्प्टी सेल को अगर आपको काउंट करना होगा तो उसके लिए आप काउंट ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हो। इसके अलावा एक हमने और पढ़ा था, एक हमारे पास आता है काउंट ब्लैंक करके। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, ये काउंट करता है कि आपके पास कितने एम्प्टी सेल हैं, मतलब कितने खाली बॉक्सेस हैं। तो ये क्या करेगा, ये करेगा काउंट एम्प्टी सेल्स को, है ना। और अगर मुझे इन तीनों का एक कॉमन सा एग्जांपल लेना हो तो मैं यहाँ पे आपको विद एग्जांपल ही बता देता हूँ यहाँ पे। लाइक जैसे हमारे पास एक्सेल में ऐसे आके ऐसे करके हमारे पास एक एक्सेल का डाटा आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे डाटा है 10, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सपोज कर लेते हैं। अब जब मैंने ये मेरे पास रेंज आ गई है ना, मान लेते हैं ये मेरे पास A1 आ गया, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। तो यहाँ पे A6 तक के हमारे पास ये रेंज आ गई। तो सबसे पहले जब मैं काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा तो काउंट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा काउंट और यहाँ पे मैं रेंज दे दूँगा A1 से लेकर A6। तो इस वक्त मुझे रिजल्ट में कितना आएगा, मुझे आंसर कितना मिलेगा, मुझे आंसर यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा। क्योंकि काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 से 10 यहाँ पे नंबर है, 20 यहाँ पे नंबर है और 30 यहाँ पे नंबर है। इस पूरी की पूरी रेंज के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 3 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे हमारे पास काउंटा फंक्शन है, तो काउंटा मैंने क्या बोला, एनी नॉन एम्प्टी सेल, मतलब जो भी सेल है जो कोई खाली नहीं है ना, मतलब एम्प्टी नहीं है, उन सभी को ये काउंट करेगा। तो ये क्या क्या काउंट करेगा, ये 10 को भी काउंट कर लेगा, है ना, ये ए को भी काउंट कर लेगा, 20 को भी काउंट कर लेगा और 30 को भी ये काउंट कर लेगा। तो ये कितना मुझे आंसर देगा, तो ये मुझे आंसर 4 रिटर्न करके देगा। तो ये हमारा काउंटा फंक्शन होता है। मतलब ऐसे देखना है आपने कि जहाँ पे कोई चीज़ खाली है बस उसको काउंट नहीं करना है, बाकी जो भी चीज़ें उन सभी को आपने काउंट कर लेना है। तो वो आपका काउंटा फंक्शन होता है। फिर हमारे पास काउंट ब्लैंक फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें जो एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं वो रिटर्न करेगा, या फिर एम्प्टी जो सेल्स होते हैं उनको रिटर्न करके देगा। तो बताओ खाली कहाँ कहाँ पे है, तो सर एक हमारा यहाँ पे खाली है और एक हमारा यहाँ पे खाली है। तो ये कितना मुझे आंसर देगा, ये मुझे 2 यहाँ पे आंसर मुझे प्रोवाइड कर देगा। ये बोलेगा कि काउंट ब्लैंक फंक्शन मतलब जो आपने हमें रेंज दी, कहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने रेंज दी, इसके अंदर बाकी सेल के अंदर किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई डाटा है, पर 2 ऐसे सेल हैं जिसके अंदर डाटा नहीं है। तो वो कौन करता है फंक्शन, आपका काउंट ब्लैंक वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, बट जस्ट आपकी रिवीजन के लिए आपको सारी चीज़ें रिवाइज होते रहें। बाकी जो रैंक एवरेज फंक्शन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्योंकि जब आप अगर आपको नोट करना हो तो आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास जो रैंक एवरेज फंक्शन है ये रिटर्न करता है किस चीज़ को, रैंक ऑफ ए नंबर इन अ लिस्ट, कि जो आपका नंबर है वो पर्टिकुलर कौन सी रैंक में प्रेजेंट करता है ना। अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, कि बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा सर अगर एक से ज़्यादा अगर सेम रैंक की वैल्यू होगी तब वो क्या रिटर्न करके देगा, है ना। तो आपने याद रखना है कि अगर मतलब मोर देन अगर आपके पास 1 वैल्यू एक सेम रैंक के पास होगी तो वो क्या करेगा, वो एवरेज रैंक रिटर्न करेगा। ओके समझ आ गया, एवरेज रैंक वो रिटर्न करेगा, मतलब तुम दोनों का जो एवरेज होगा उसको वो रिटर्न करके देगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप एवरेज रैंक की बात कर लेते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। बाकी एवरेज रैंक के अलावा आपके पास रैंक EQ करके फंक्शन भी है। दोनों सेम ही वर्क करते हैं, बट दोनों मतलब अलग अलग हम एक्सेल के वर्जन में पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, काइंडली इनको नोट करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, fill in the blank is a drop down menu in open office calc formula toolbar and display the active cell reference such as A1। तो देखो A1 है, चाहे कोई भी चीज़ है, XYZ कोई भी चीज़ है जो आपको पर्टिकुलर किसी मतलब ड्रॉप डाउन में आपको देखने को मिल जाती है। तो वो क्या होती है, जहाँ पे आपको आपका सेल का या फिर जो आपका एक तरीके से एड्रेस होता है, एड्रेस देखने को मिल जाता है, मतलब नेम ऑफ एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है। तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, आपके नेम बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओपन ऑफिस कैल्क दे रखा है चाहे आपका एक्सेल भी है, दोनों में मैकेनिज़्म सेम ही होता है ना। लाइक जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लाइक जैसे आपकी ये शीट होती है, एक्सेल की जैसे शीट होती है ना। यहाँ पे आप देख लेते हो, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे आप कोई ना कोई फॉर्मूला लिखते हो, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आता है, इस बॉक्स को बोला जाता है नेम बॉक्स। अब मान लेते हैं कि आप अभी कहाँ पे हो, आप अभी यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, सपोज कर लेते हो आप अभी इस जगह पे हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। मान लेते हैं आप अभी इस जगह पे हो, है ना। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। इस जगह पे हो अभी आप,
तो हम देख लेते हैं एक्सेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, है ना, इसके आगे चलता रहता है। फिर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके है। अब आप मुझे बताओ कहाँ पे हो आप, सर यहाँ पे हैं। यहाँ पे मतलब सी और 2, मतलब आपका सेल का नंबर क्या है, यहाँ पे C2 सेल है जहाँ पे अभी आप हो। तो नेम बॉक्स के अंदर कितना दिखेगा आपको, C2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या लग रहा है पता, कि जहाँ पे आप अभी करेंटली प्रेजेंट हो उसका एड्रेस कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, नेम बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है ना। तो कल को आप यहाँ पे चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, जैसे यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, E और 3, तो यहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा, E3 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा था कि चाहे एक्सेल है चाहे आपका ओपन ऑफिस कैल्क है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस आपने याद रखना है कि जब भी आप फॉर्मूला टूल बार के साथ मतलब सिंपल बोला है कि जो भी आपका एक्टिव सेल का रेफरेंस है, लाइक A1 है, चाहे कोई भी है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेम बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बस आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। बाकी इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास नेम बॉक्स होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर नेम बॉक्स हमें बता रहा है कि हम प्रेजेंटली कहाँ पे हैं, तो इसको समटाइम हम क्या बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम आता है प्राइमरी इंडिकेटर। ओके, कल को ये क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि आप बताओ मतलब ऐसा कौन सा हमारे पास फील्ड होती है जिसको हम प्राइमरी इंडिकेटर बोल देते हैं या फिर एक्टिव सेल लोकेशन बोल देते हैं, तो वो हमारा नेम बॉक्स हमारा बन जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना, ऊपर से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे आप इस जगह पे आप मिल रहे हो, है ना, यहाँ से आप ऊपर से कॉलम आप यहाँ पे मिल रहे हो और यहाँ पे रो से आप यहाँ पे मिल रहे हो। ठीक है, तो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में मिलते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, उस जगह को सेल बोला जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। बाकी हमेशा सेल के ना 2-3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सेल होता है क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास एक एक्सेल के अंदर फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम कोई ना कोई डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो सेल होता है। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है नाम, नेम ऑफ कॉलम। सबसे पहले कॉलम का नाम आता है, जैसे अभी हमने लिखा ना C1 C2 A1 A2, तो देखो C क्या है यहाँ पे, C यहाँ पे हमारे पास कॉलम है और 2 क्या है हमारे यहाँ पे, तो सर 2 हमारी रो है। तो हमेशा रखना है जब भी आप सेल की बात करते हो या फिर सेल के एड्रेस की बात कर लेते हो, तो सबसे पहले आपका कॉलम आता है, उसके बाद आपका रो आता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से ना एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ करके क्वेश्चन पुट करता है, पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। तो सारा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है ना, हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है, नेम बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रीड ओनली, राइट वंस एंड री राइटेबल आर द 3 बेसिक टाइप ऑफ। तो बेसिकली बात की है, अगर आप रीड ओनली करते हो या फिर राइट वंस करते हो और री राइटेबल करते हो, ये तीनों के तीनों बेसिक किसके टाइप है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क के हैं, कीबोर्ड के हैं, मॉनिटर के हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क के हैं। तो ये सर हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क के टाइप होते हैं। लाइक जैसे हमने पढ़ा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क में, जो मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होते क्या हैं, जो हमारे पास ऑप्टिकल मीडियाज़ होते हैं। जब हम मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक तरीके से मतलब मीडियम होते हैं, मतलब इतने मीडिया होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डाटा हम स्टोर करने का काम करते हैं। तो जो हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल मीडियाज़ होते हैं, ये हम बेसिकली 3 टाइप से पढ़ते हैं। लाइक 3 फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं CD रोम के बारे में, है ना, काफ़ी बार आपने पढ़ा हुआ है ना, CD रोम क्या होता है, रीड रोम की मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बार डाटा इसमें लिख सकते हो और मतलब मल्टीपल टाइम आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी हम इसको बोल देते हैं। तो एक टाइप तो ये आता है। एक टाइप आप पढ़ते हो कौन सा, एक आप पढ़ते हो CDR, है ना, CDR आप पढ़ते हो। तो CDR मतलब CD तो पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रिक R से क्या बन जाता है हमारे पास, रिकॉर्डेबल हमारे पास ये बन जाता है। तो R से रिकॉर्डेबल हमने ये पढ़ा हुआ है। होता है क्या है कि जब हम CD रोम की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया भी था CD रोम के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम मेमोरी में डाटा मतलब लिखते हैं या फिर राइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो
मतलब परमानेंटली हम डाटा एक तरीके से राइट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डाटा क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। डाटा परमानेंटली आप क्या कर देते हो, यहाँ पे स्टोर कर देते हो। मतलब एक बार आपने डाटा लिख दिया, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम डाटा रीड कर सकते हो, मतलब देख सकते हो बार बार, फिर आप चाहकर भी उसके अंदर दोबारा से डाटा नहीं लिख सकते हो। ये मतलब होता है डाटा परमानेंटली स्टोर करने का। बाकी CDR दूसरा फॉर्मेट है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिकॉर्डेबल बोल देते हैं। रिकॉर्डेबल बोलने का मतलब है इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट वंस रीड मैनी टाइम्स। जो हमारे पास रिकॉर्डेबल होता है इसको भी हम सम टाइम बोल देते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट वंस एंड रीड मैनी टाइम। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास रिकॉर्डेबल हमारे पास बन जाती है। बाकी इसके अलावा एक और हमने पढ़ी है, एक थर्ड हमने कौन सी पढ़ी है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक हम पढ़ लेते हैं CDRW, है ना। RW को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम री राइटेबल। ओके, अब CD री राइटेबल का मतलब क्या होता है, इसमें हम डाटा मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना, मल्टीपल टाइम हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं। जैसे आप अभी नॉर्मली मेमोरी में क्या करते हो, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उसको रखते हो, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप उसको डिलीट कर देते हो, है ना। इससे आप क्या करते हो, मेमोरी को बार बार अपनी मर्जी से डिलीट करना, उसमें कुछ डाटा लिखना, कुछ डाटा राइट करना, है ना, या फिर कुछ डाटा आपको देखना, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो मल्टीपल टाइम। तो जो ये चीज़ें कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, री राइटेबल हम बोल देते हैं। तो CDRW इज़ अ टाइप ऑफ री राइटेबल, है ना। राइट वंस किसका एग्जाम्पल आता है, CDR का एग्जाम्पल आ जाता है। वहीं जो हमारे पास रीड ओनली है, तो रीड ओनली हम किसका एग्जाम्पल बताते हैं, हम CD-ROM का वो एग्जाम्पल बताते हैं। तो एज़ पर आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 क्राइटेरिया पूछे थे या फिर 3 बेसिक टाइप पूछे थे। तो 3 बेसिक टाइप ये हमारे ऑप्टिकल मीडिया के अंदर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं CD-ROM के बारे में, जहाँ पे हम डाटा रीड कर सकते हैं एक ही बार में। दूसरा आता है हमारे पास, मतलब डाटा हम रीड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम में। सेकंड आता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब ये होता है कि हम इसमें डाटा राइट कर सकते हैं सिर्फ एक बार ही, रिकॉर्ड कर सकते हैं एक बार ही, तो इसको हम CDR के नाम से जानते हैं। और CDRW जो नॉर्मली हमारी डिस्क होती है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम बर्न कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टाइम डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो हमारी मर्ज़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब हम इन 3 कॉन्टेक्ट के बारे में या फिर इन 3 कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलो हमने CD-ROM या फिर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ली हैं। तो यहाँ पे और जो पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है ऑप्टिकल मीडिया से, हमने पढ़ा हुआ है, पर जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम CD-ROM की बात कर लेते हैं, है ना, जो कि हमारे पास एक टाइप की रीड ओनली मेमोरी की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। तो CD-ROM का जो साइज़ होता है या फिर जो उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी कैपेसिटी हमारे पास 700 MB होती है। जबकि जब ऐसे मैंने बताया हमारे पास DVD वगैरह भी होती हैं, तो DVD की कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB होती है। जबकि एक हम पढ़ते हैं ब्लू रे डिस्क, तो उसकी मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट आपकी 25 GB तक आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो। तो ये सारे वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बेसिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ऐसा नहीं आपने समझना कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, है ना। तो इन सभी को क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है ना। इसके अलावा जैसे हम और भी कोई सी चीज़ें होती हैं, हम धीरे धीरे करके हम उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। बाइक जैसे हम टाइप ऑफ जैसे रोम पढ़ते हैं ना, रोम में अलग अलग हमारे क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो चलो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, जैसे जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जाएंगे, तो वैसे वैसे हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, चूज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 45। तो 45 को आपको हेक्साडेसिमल नंबर बताना है। डेसिमल नंबर आपका 45 है ना, डेसिमल नंबर आपका 45 है। इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, मतलब 16 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है सिंपल, आप क्या करोगे, आप इसको अगर सिंपल कन्वर्जन करना होता है तो आप सिंपल इसको 16 से डिवाइड कर दो, है ना। 45 को आप क्या करो, 16 से डिवाइड कर दो, है ना। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 45 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बन जाएगा ये, 16 32, ठीक है, 3। तो यहाँ पे 13 यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। तो जैसे आपका 13 रिमाइंडर बचा, तो 13 का मतलब कितना होता है, 13 का मतलब होता है आपके पास
13 आपका चलता है, जैसे ए आपका होता है 10, है ना, बी आपका कितना होता है 11, सी आपका कितना होता है 12, और डी कितना होता है आपका 13। तो यहाँ पे 13 बचा है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। 13 का मतलब डी आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर। और जो आपके पास जो 2 बचा, तो 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब 2D यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपने ये चीज़ें समझनी होती है, अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि जब भी आप किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हो, है ना। तो वही आ गया 16 2, और रिमाइंडर कितना बच गया 13 बच गया। लाइक जैसे आपने यहाँ पे ऐसे करते हो, जैसे मैं दूसरे वे में बता देता हूँ, ये तो चलो नॉर्मल है, जैसे हम डिवाइड करते हैं उस वे में मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड वे में बताया था, वो हम कैसे करते हैं, जैसे आप नंबर यहाँ पे लिखते हो 45, और यहाँ पे क्या करते हो 16 से आप उसको डिवाइड करते हो ना। तो 16 2 का 32, कितना बच गया आपके पास, 13 आपके पास बच गया। और लिखने का तरीका तो सेम ही रहता है ना। कैसे लिखते हो आप हमेशा MSB से LSB की तरफ लिखते हो। तो MSB में आपके पास कितना है 2 है, पर 13 ये कौन सा है, ये तो डेसिमल का 13 है, पर हेक्साडेसिमल में 13 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो D होती है। तो यहाँ पे हमें D लिखना पड़ता, तो 2D 16 क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके इजी क्वेश्चन है जो आपने अंडरस्टैंड करने होते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने आपको डेस नंबर सिस्टम के और कुछ क्वेश्चन बताए हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। लाइक जो उनकी बेस या फिर रेडिक्स वैल्यूज़ होती है उनकी काफ़ी क्वेश्चन पुट करता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसके अलावा हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्टल होता है, इसके अलावा हेक्साडेसिमल होता है। तो ये सारे सारे हमारे पास क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स के एक तरीके से टाइप्स होते हैं। तो नंबर सिस्टम के टाइप में मैंने आपको बताया था कि सम टाइम क्या पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेस एंड द रेडिक्स वैल्यू फॉर दैट नंबर सिस्टम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि बाइनरी की बेस या रेडिक्स वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, डेसिमल की कितनी होती है, 10 होती है, ऑक्टल की कितनी होती है, 8 होती है, और हेक्साडेसिमल की कितनी होती है, 16 होती है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया था कि बट आर द पर्टिकुलर बाइनरी या फिर बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। बाइनरी का पूछा जाएगा तो 2 राइट आंसर होगा, डेसिमल का पूछा जाएगा 10 होगा, ऑक्टल का 8 होगा, और वही हेक्साडेसिमल का आपका 16 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो आपके लिए एक सिंपल सा एक मैं होमवर्क देता हूँ, इसी से मिलता जुलता। आप मुझे बताएंगे कि आपके पास डेसिमल नंबर है 92, है ना, इसको आप कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा होमवर्क रहेगा। आप मुझे बताएंगे इसको कन्वर्ट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर यूजिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देन ऑल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द। जब भी आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो उसमें जो भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं तो आप कहाँ से इंस्टॉल करते हो जाके, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो सभी को पता है सर हम कहाँ किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे आप मोबाइल में कहाँ पर जाते हो, गूगल, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो मोबाइल फ़ोन में जैसे आपको अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी होती है या फिर कोई अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो आप कहाँ जाते हो, तो आप जाते हो प्ले स्टोर के अंदर, है जो गूगल का प्ले स्टोर होता है, तो आप वहाँ पे जाते हो, है ना। जैसे ये तो चलो मैं बात कर लेता हूँ प्ले स्टोर किसका होता है, जब आप एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर लेते हो। वहीं अगर आप ऐप स्टोर होता है, ऐप स्टोर किसका होता है, ऐप स्टोर आपके एप्पल का होता है। जो आपके एप्पल के मोबाइल फ़ोन होते हैं या फिर अगर एप्पल के आपके पास फ़ोन है तो आप एप्पल का कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन है तो आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। वैसे ही आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपको वहाँ पे कोई पर्टिकुलर विंडोज़ की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपको विंडोज़ स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हर एक जो अलग अलग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग मतलब आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है एज़ पर देयर प्लेटफॉर्म। विंडोज़ का है तो विंडोज़ का देखने को मिलेगा, एप्पल स्टोर है तो एप्पल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो जैसे एंड्रॉयड की हम बात कर ही रहे हैं तो एंड्रॉयड का ना एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, कि जो हमारे पास एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बनाने के लिए हम किस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं या फिर किस आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस था। तो ये आपका लिनक्स के ऊपर बेस है ना। मतलब लिनक्स को ही, जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, इसी को हमने मॉडिफाई करके हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हमने बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं,
जो इम्पोर्टेंट हमारे पास बन जाती है। अच्छा, जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास अलग-अलग टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। लाइक कुछ ऐसे मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आपको देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और कुछ होते हैं जिनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लाइक जैसे मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास विंडोज़ है, चाहे हमारे पास मैक ओएस है। इन दोनों को आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो मतलब लाइसेंस लेने पड़ते हैं, मतलब पैसे देने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं? ये सर हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। मतलब ऐसे आ ना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब आप पैसे पैसे की बात कर रहे हो। तो विंडोज़ और मैक मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। जबकि आपके पास जो लिनक्स है, या फिर लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना? लिनक्स या फिर लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जैसे काली लिनक्स है ना? रेड हैट लिनक्स है, इसके अलावा आपके पास उबंटू है ना? इसके अलावा आप पढ़ लेते हो पैरेट है ना? तो ये अलग-अलग टाइप के हैं, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अलग-अलग। तो इनको आपके कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? ये सारे के सारे हमारे ओपन सोर्स हमारे बन जाते हैं। कोई भी पैसे वगैरह आपको देने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि लिनक्स की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास ओपन सोर्स है, और समटाइम इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास जीपीएल लाइसेंस हमें प्रोवाइड करते हैं ना, जनरल पब्लिक लाइसेंस हमें ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ से एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पुट करता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अपने कॉपी पे नोट कर लेना। बाकी इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट या रहता है आपके मन में क्वेरी वगैरह, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ऐप स्टोर मैंने बता दिया है ना, गूगल प्ले मैंने बता दिया, फिर गूगल स्टोर मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात कर लेते हो। बाकी अगर आपको इन इन द वे ऑफ समरी लिखना हो, तो आप समरी में ऐसे नोट कर सकते हो, जैसे आप कॉपी पे नोट करते हो, तो आप ऐसे को नोट कर लेना कि सर हमारे पास जो ऐप स्टोर है, जो हमारे पास ऐप स्टोर है, तो ऐप स्टोर बेसिकली हमारे पास कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, या फिर ऐप स्टोर हम किस किस के यूज़ करते हैं। लाइक हम गूगल गूगल प्ले यूज़ करते हैं किसके लिए? एंड्रॉयड के लिए। सेकंड आप लिख सकते हो लाइक हम ऐप स्टोर यूज़ करते हैं जब हम एप्पल या फिर आईओएस के प्रोडक्ट, मतलब एप्पल नहीं लिखना होगा क्योंकि एप्पल तो कंपनी का नाम है। जो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आईओएस होता है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आता है ना? तो ये कहाँ पे आप यूज़ करते हो, या आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हो। तो नोट करना हो तो आप ऐसे नोट करेंगे, ऐप स्टोर मतलब गूगल प्ले के अंदर हम एंड्रॉयड, मतलब एंड्रॉयड हम एंड्रॉयड का अपना ऐप स्टोर कौन है, गूगल प्ले। आईओएस या फिर मैक का क्या है, ऐप स्टोर। वहीं आपका विंडोज़ का क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वहाँ पे बन जाता है। बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, लाइक यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स। डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्राउज़र्स कौन-कौन से होते हैं? तो लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे विंडोज़ की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है विंडो में सर हम एज यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात कर लेते हैं, अगर एप्पल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल में हम सर सफारी यूज़ करते हैं, सफारी ब्राउज़र। तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं जहाँ से कहीं न कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट करे जाते हैं कि पर्टिकुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन-सा होता है? तो विंडोज़ का एज होता है, एप्पल का आपका सफारी होता है। वहीं आपके पास जैसे हम बात कर लेते हैं, आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन में तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का क्रोम ही आपको देखने को मिलता है। बाकी किसी पर्टिकुलर कंपनी का होता है तो अपना कंपनी का प्री बिल्ड वो इंस्टॉल करके देते हैं, पर क्रोम आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल ही जाता है। बाकी इसके अलावा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आजकल पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट कौन-कौन से हैं? वॉइस असिस्टेंट कौन-कौन से हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, या फिर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास आता है कोर्टाना। कोर्टाना मतलब पहले यूज़ होता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है कोपायलट के साथ। तो कोर्टाना या फिर कोपायलट है, ये हम कहाँ पे देखते हैं? ये हम देख लेते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अलावा हमारे पास आता है, जैसे हम एप्पल की बात कर लेते हैं, तो आपने पढ़ा होगा सीरी। सीरी किसका है हमारे पास असिस्टेंट? वॉइस असिस्टेंट एप्पल का है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गूगल का आता है हमारे पास, है ना, गूगल असिस्टेंट करके। गूगल असिस्टेंट करके आता है, तो ये किसका है? ये हम जब एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो ये सारा डाटा है जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है।
तो इनको भी क्या करना है, अपने कॉपी पे अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है ना? तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपके लिए एक सिंपल सा मैंने होमवर्क दिया है, तो काइंडली आप इसका ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना? तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हो।